हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। वेलकम टू सेशन, वेलकम टू फिलर फॉर्म। मैं अतुल कुमार आप सबका आज के सेशन में स्वागत करता हूं। एक बार आप सभी क्लियर कर दीजिएगा, वॉइस वीडियो पीपीटी सब कुछ क्लियर है। वॉइस वीडियो पीपीटी जो भी स्टूडेंट क्लास ज्वाइन कर लिए हों तो एक बार कंफर्म कर दें और कमेंट बॉक्स में हाय हेलो लिख दें, जिससे कि आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। ओके, थैंक यू रोहित। गुड मॉर्निंग रोहित, गुड मॉर्निंग पूजा। कैसे हैं आप लोग और पढ़ाई कैसी चल रही है आप सबकी। गुड मॉर्निंग सोनिया। ओके, वेरी गुड गुड, वेरी गुड रोहित चौहान। चलिए ज्वाइन कीजिए सभी लोग जल्दी से। 2 मिनट वेट करेंगे और उसके बाद अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। ओके। चलिए, गुड मॉर्निंग पंकज। तो आज हम लोगों को पढ़ना है स्टेट एग्जीक्यूटिव, राज्य कार्यकारिणी, जो कल हम लोगों ने भी देखा था। तो आज और एक बार थोड़ा और देख लेंगे, जिससे क्योंकि कल क्लास में थोड़ा डिस्टरबेंस रहा था। कहीं बीच में पीपीटी ब्लर हो रही थी, तो कहीं इंटरनेट इशू आ रहा था, है ना। और कहीं बारिश होने जैसी आवाज़ भी आ रही थी। इसलिए इसे हम लोग स्टार्टिंग से ही देखेंगे हम लोग इसे। गुड मॉर्निंग मुनिया। राज्य कार्यकारिणी अर्थात राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राज्य के महाधिवक्ता, इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। ओके। संविधान के भाग 6 में राज्यों में सरकार से संबंधित जो भी नियम कानून हैं और राज्यों से संबंधित जो भी कार्य हैं, उनके बारे में कहा गया है। संविधान के भाग 6 पार्ट 6।
भाग 6 अनुच्छेद 153 से 167 राज्य कार्यपालिका से संबंधित है। राज्य की कार्यकारिणी में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता शामिल होते हैं। ओके। राज्यपाल राज्य का मुख्य कार्यकारी होता है, लेकिन नाम मात्र का होता है। जैसे एक चीज यहाँ याद रख लीजिएगा, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति होगा, वैसे ही राज्य में कौन होगा? राज्यपाल होगा। ओके। केंद्र में नाम मात्र का राष्ट्रपति, राज्य में नाम मात्र का राज्यपाल। प्रमुख कार्यकारी राज्य में मुख्यमंत्री, केंद्र में प्रधानमंत्री। ओके। सेम है, कुछ चीजों में अलग है जो हम लोग यहाँ देखेंगे। ओके। थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ चीजें सिंपल है, तो थोड़ा कैच जल्दी कीजिएगा। अपॉइंटमेंट राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। योग्यता भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु होना चाहिए और कार्यकाल के दौरान किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। कार्यकाल राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है। सामान्यतः वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, मतलब जब तक राष्ट्रपति उनसे संतुष्ट है तब तक वो अपने पद पर रहेंगे। ओके। आगे आता है पावर एंड फंक्शन, शक्ति एवं कार्य, कार्य एवं शक्ति या शक्ति एवं कार्य। ओके। एग्जीक्यूटिव पावर होती है कार्यकारिणी, लेजिस्लेटिव विधायी, फाइनेंशियल वित्तीय, जुडिशरी न्यायिक एवं डिस्क्रिमिनेशनरी पावर अर्थात विवेकाधीन। ओके। उनके पास राष्ट्रपति की कोई कूटनीति, राष्ट्रपति की तरह कोई कूटनीति या सैन्य आपातकालीन शक्तियां नहीं होती हैं, अर्थात इमरजेंसी पावर नहीं होती है। ओके। सॉरी। एग्जीक्यूटिव पावर में हम लोग देखेंगे, केंद्र में राष्ट्रपति की शक्ति के समान राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्य जो औपचारिक रूप से हम राज्यपाल के नाम पर किए जाते हैं, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति के नाम पर। गुड मॉर्निंग साक्षी। और राज्य के मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है राज्यपाल। अन्य नियुक्तियां जैसे राज्य चुनाव आयोग, चुनाव आयुक्त, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्य एवं राज्य के महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय के नीचे के न्यायाधीशों, न्यायालयों के न्यायाधीश एवं जिला न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। वह राष्ट्रपति को किसी भी राज्य में आपातकालीन लगाने के लिए भी सिफारिश करता है। ओके। लेजिस्लेटिव पावर, वह राज्य विधायिका को बुला सकता है, सत्राहन कर सकता है अर्थात अंत और स्टार्ट भी कर सकता है, विधानसभा को भंग भी कर सकता है। प्रत्येक आम चुनाव के प्रारंभ से प्रत्येक वर्ष में पहले सत्र में राज्य विधानमंडल को संबोधित करना उसका काम है। वह साहित्य, विज्ञान एवं कला, समाज सेवा, सहायता आंदोलन से राज्य विधान परिषद के 1/6 सदस्यों का मनोनीत करता है। 1/6। सोनिया क्या कह रही? गवर्नर का निर्वाचन गवर्नर का चुनाव नहीं होता है, उसे अपॉइंट किया जाता है। ओके। लेकिन ऐसे ही व्यक्ति को अपॉइंट किया जाएगा जो जानता हो या जिसे पुराना अनुभव भी हो। ओके। वह चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता के लिए प्रश्न पर निर्णय भी लेता है राज्यपाल। ओके। गुड मॉर्निंग विपिन। जब राज्य विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है। सॉरी। जब राज्य विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा है तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है। जब कोई विधेयक राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यपाल को भेजा जाता है तो वह बिल को सहमति भी दे सकता है, बिल पर सहमति को रोक भी सकता है और राष्ट्रपति के लिए भी संरक्षण, मतलब राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित भी रख सकता है एवं राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार के लिए विधेयक वापस भी कर सकता है। ओके। अब आता है फाइनेंशियल पावर अर्थात वित्तीय शक्तियां क्या है। राज्यपाल देखता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण राज्य विधानमंडल की समक्ष रखता है, जैसे केंद्र में बजट प्रस्तुत होता है वैसे। धन विधेयक
राज्य विधानमंडल में उसकी पूर्व संस्तुति से ही प्रस्तुत किया जाता है। जो धन विधेयक होता है, मनी बिल होता है, तो उससे पहले अनुमति लेंगे तभी वो प्रस्तुत किया जाएगा। ओके, उसकी सिफारिश के बिना अनुदान की कोई मांग नहीं की जा सकती है। जय श्री कृष्णा गुड्डू। वह पंचायतों एवं नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए हर 5 साल के बाद एक वित्त आयोग का गठन भी करता है। ओके, जैसा केंद्र में होता है, राष्ट्रपति हर 5 साल के बाद एक वित्त आयोग का गठन करता है। जुडिशरी पावर अर्थात न्यायिक शक्तियां क्या हैं? तो राज्यपाल जय श्री कृष्णा साक्षी। चल, अगला है राज्यपाल राज्य कानून के खिलाफ किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा को माफ एवं कम कर सकते हैं, लेकिन मृत्यु दंड को वो कभी भी निलंबित नहीं कर सकते हैं। ओके, लेकिन मौत की सजा को नहीं कर सकते। ओके, राज्य से संबंधित उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति द्वारा उनसे परामर्श किया जा सकता है, अर्थात परामर्श ले सकते हैं। गुड मॉर्निंग निर्मला। वह उच्च न्यायालय के परामर्श से जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पोस्टिंग पदोन्नति भी करता है। वह राज्य उच्च न्यायालय और राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श से न्यायिक पदों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति भी करता है। ओके, अगला है सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पावर एंड फाइनेंशियल फंक्शंस चीफ मिनिस्टर, अर्थात मुख्यमंत्री एवं उनकी मुख्यमंत्री की मंत्रिपरिषद कैसी क्या होगी उसके बारे में हम लोग अब यहाँ चर्चा करेंगे। यस साक्षी, राष्ट्रपति मृत्यु दंड को माफ भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। ओके, अगला है राज्य का मुख्यमंत्री राज्य स्तर पर वास्तविक मुख्य कार्यकारी होता है और नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा बहुमत दल के नेता को बुलाया जाता है जो अपनी सरकार बनाने में सक्षम हो, उसे आमंत्रित किया जाएगा, तब राज्यपाल उसे शपथ दिलाएगा और मुख्यमंत्री अपॉइंट करेगा। कार्यकाल एक बार नियुक्त मुख्यमंत्री 5 वर्ष की आयु के लिए 5 वर्ष की अवधि के लिए कार्यालय में रहता है, लेकिन इसका कोई निश्चित नहीं है। जैसा केंद्र में प्रधानमंत्री अगर इस्तीफा दे देता है तो उनकी जो मंत्रिपरिषद है वो अपने आप मतलब ऑटोमेटिक विघटित हो जाती है। सेम वही यहाँ अप्लाई होता है। ओके, फंक्शन एंड पावर चीफ मिनिस्टर की, मुख्यमंत्री की, ये देख लेते हैं। राज्यपाल उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त करता है जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री जिन व्यक्तियों की सिफारिश करेगा उन्हीं को मंत्री घोषित किया जाएगा, नियुक्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन एवं फेरबदल करता है। राय में मतभेद होने पर मुख्यमंत्री किसी भी मंत्री को इस्तीफा देने के लिए कह सकता है और राज्यपाल को उसे बर्खास्त करने की सलाह भी दे सकता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं और उसके निर्णयों को प्रभावित भी करते हैं। मुख्यमंत्री सभी मंत्रियों की गतिविधि का मार्गदर्शन, निर्देशन, नियंत्रण एवं समन्वयन भी करते हैं और सीएम कैबिनेट के नेता होते हैं। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर मंत्रिपरिषद का पतन कर सकते हैं। ओके, सेम वही चीजें हैं जो राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री में है। मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच संचार का प्रमुख साधन है या प्रमुख माध्यम है। अब राज्यपाल कौन होता है? केंद्र का प्रतिनिधि होता है और मंत्रिपरिषद एक राज्य में चलती है। तो जो मुख्यमंत्री है, सीएम है, वो इन दोनों का संचार का माध्यम है। ओके, राज्य के मामलों के प्रशासन से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों और कानूनों के प्रस्तावों के बारे में राज्य के राज्यपाल को सूचित करना मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। राज्य में जितने भी कार्य किए जा रहे हैं एवं निर्णय लिए जा रहे हैं, जो भी कानूनों को प्रस्ताव कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जो है वो राज्यपाल को सूचित करेगा और समय समय पर राज्यपाल भी मुख्यमंत्री से सूचना मांग सकता है। ये मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वो
राज्यपाल को, गवर्नर को समय समय पर सूचना या सूचित करें। ओके। यस, नाम मात्र का है, सिर्फ औपचारिकता दिखानी है। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति हैं, औपचारिकता दिखाने के लिए बस। अगर देखा जाए तो सारी चीज़ों जैसे हो सकता है राज्यपाल का कोई काम नहीं है, तो मुख्यमंत्री को अकेला रख दिया जाए, खर्चा कम ही होगा। लेकिन ऐसा क्यों रखा गया है? क्योंकि हर एक व्यक्ति के ऊपर एक व्यक्ति होना चाहिए, है ना? जिससे कि क्या होगा कि कभी भी मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारी नहीं हो पाएगा ज़्यादा, है ना? उसपे जो अपने मनमाने तरीके से सरकार नहीं चलाएगा। अगर कुछ गलत होगा तो राज्यपाल उसे रोक देगा, है ना? इसीलिए किया जाता है ये सब। यहाँ तक क्लियर है सभी को? एक बार थम्स अप दीजिए और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। यस, यस साक्षी। ओके, थैंक यू पूजा। राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के सत्रों को बुलाने एवं सत्रवन समाप्त करने का भी वो है, सलाह देता है। और मुख्यमंत्री किसी भी समय विधानसभा भंग करने की अनुशंसा राज्यपाल से कर सकता है, मतलब कह सकता है, प्रार्थना कर सकता है। मुख्यमंत्री सदन के पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो मंत्रिपरिषद है राज्य की, उसके बारे में चर्चा करें। उसकी अध्यक्षता एवं मंत्रिपरिषद राज्य में वास्तविक कार्यकारी कौन है? मुख्यमंत्री है। राज्यों में मंत्रिपरिषद का गठन केंद्र सरकार में मंत्रिपरिषद के ही तरह होता है। और मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या उस राज्य की विधानसभा की कुल संख्या से 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अर्थात 91 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में हुआ था, इसमें कहा गया था कि जो भी आपके राज्य विधानसभा की संख्या है उससे 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ओके, जो उसके 15% से अधिक ना हो। उसका कोई निश्चित समय तो नहीं है वैसे गुड्डू, 1 महीने के लिए होता है, है ना? बस इतना पूछा जाता है इसमें कि अ, राज्यपाल अध्यादेश कब जारी कर सकता है? तो चाहे सत्र चल रहा हो या सत्र समाप्त हो, कभी भी वो किसी भी समय अध्यादेश जारी कर सकता है। ओके? मैक्सिमम 6 मंथ होगा, नहीं तो मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। ओके, चलिए। हाँ, 6 मंथ टू 1 ईयर। ओके, वेरी गुड विपिन। चलिए, तो एक चीज याद रखना यार, 91 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में हुआ था, तो इससे क्या संबंधित है पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये कई बार पूछा गया है। इसमें कहा गया है कि राज्य की विधानसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। जो भी संख्या है उससे 15% ही मंत्री नियुक्त किए जाएंगे। ओके, चलिए। किसमें पढ़ा था आपने पंकज? किसमें पढ़ा था 6B पंकज? एनसीईआरटी बुक में एक बार और चेक कर लेना, है ना? आर्टिकल 163 मंत्रिपरिषद की स्थिति से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 164 मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, जिम्मेदारी, योग्यता, शपथ, वेतन इन सब से संबंधित है। तो आर्टिकल 163 मंत्रिपरिषद की स्थिति क्या हुई, और 164 नियुक्ति, कार्यकाल इन सब से संबंधित है। ओके। मंत्रिपरिषद में शामिल कौन कौन होंगे? कैबिनेट मंत्री होंगे, राज्य मंत्री होंगे एवं उप मंत्री होंगे। ओके, याद रखिएगा। तो यहाँ तक सभी को क्लियर है?
अब हम लोग बढ़ेंगे जुडिशरी अर्थात न्यायपालिका। कभी कभी मिस्टेक हो जाता है बुकों में प्रिंट होने में, है ना। चलिए, जुडिशरी न्यायपालिका, न्यायपालिका से आप लोग क्या समझते हैं, चलिए बताइए। न्यायपालिका से क्या समझते हैं? किसी को पता है कि नहीं? आवाज आ रही है कि नहीं आ रही, वॉइस आ रही है आपको? न्यायपालिका, देखिए, न्यायपालिका एकदम स्वतंत्र निकाय है, जिसे ना सरकार डिस्टर्ब कर सकती है, ना कोई अन्य संस्था। ये नियुक्ति करता है, सब कुछ अपने हिसाब से करता है, सब कुछ। ओके, स्वतंत्र है। तो जुडिशरी सबसे सर्वोच्च है, संविधान का संरक्षण भी करती है, और इससे सर्वोपरि कोई भी नहीं है। इसीलिए अब आप कहेंगे सर, प्रधानमंत्री के ऊपर राष्ट्रपति है, मुख्यमंत्री के ऊपर राज्यपाल है, तो राष्ट्रपति के ऊपर कौन है? तो सबसे ऊपर जो है सर्वोच्च संविधान है, और संविधान को या किसी देश को संविधान के अनुसार चलाने के लिए न्यायपालिका है, जो एकदम स्वतंत्र निकाय है। ओके, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा यहाँ देख लेंगे। तो इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंस जुडिशरी सिस्टम है हमारे यहाँ, मतलब एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली है। हायरार्कियल सिस्टम इन वे ऑफ अपील, अपील के तरीके में श्रेणीबद्ध है। मतलब पहले क्या होगा कि आप सबसे नीचे स्तर के कोर्ट में जाएंगे, फिर धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, और जब मामला नहीं होता है सर सॉर्ट आउट, तो सर्वोच्च न्यायालय में। ओके, सर्वोच्च, उच्च न्यायालय, उच्चतम। यस यस विपिन। यस, इन्हीं के पास होती है। तो अपील एक हायरार्कियल सिस्टम है, इसमें एससी अर्थात सुप्रीम कोर्ट एंड एससी हाई कोर्ट। ओके, दोनों में अंतर है, एचसी एंड हाई सी, एससी। तो अपील का सर्वोच्च अदालत है सुप्रीम कोर्ट। फंडामेंटल राइट, एफआर और संविधान की गारंटी इसी में हम लोग ये देखता है। ओके, उच्च न्यायपालिका एससी और एचसी, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट है। और सुप्रीम कोर्ट संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 124 से 147 तक है। और अगला जो हाई कोर्ट है एचसी, वो संविधान के भाग 6 में आर्टिकल 2014 214 से 231 तक है इसमें। ओके, ये चीज याद रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय क्या है। तो उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के नीचे, लेकिन अधीनस्थ न्यायालयों से ऊपर कार्य करता है। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है उससे नीचे रहता है, और बाकी जो भी कोर्ट आते हैं जिला, है ना, राज्य स्तर के, ये सबसे ऊपर है। ओके, तो पहले सुप्रीम एससी, फिर एचसी। संविधान का भाग, भारत का संविधान प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय प्रदान करता है, लेकिन 1900
56 अर्थात 1956 के 7वें संशोधन अधिनियम ने संसद को 2 या 2 से अधिक राज्यों का या 2 या 2 से अधिक राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय स्थापित करने के लिए अधिकृत किया है कि भाई 2 राज्यों के लिए एक ही बना दिया जाएगा, है ना? या फिर कोई केंद्र शासित राज्य है तो उसको भी ऐड एक ही में कर दिया जाएगा, क्योंकि जनसंख्या और पॉपुलेशन के अनुसार उन्होंने इंडिकेट कर दिया है, क्योंकि जब जनसंख्या नहीं रहेगी तो केस नहीं रहेंगे, है ना? तो इसलिए तो अब अभी तक कुल देश में 25 हाई कोर्ट हैं और सुप्रीम कोर्ट की संख्या शायद नहीं है, लेकिन उसमें न्यायाधीश की संख्या बढ़ चुकी है। ओके, यहाँ तक आपको याद रखना, भारत के एससी की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। न्याय हरिलाल जे यस, वो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या। ओके पंकज, वो कोर्टों की संख्या नहीं है, न्यायाधीशों की संख्या है। अब अपॉइंट क्वालिफिकेशन एंड रिमूवल ऑफ जजेस अपॉइंटमेंट, न्यायाधीशों की नियुक्ति, योग्यता एवं उन्हें हटाने की प्रक्रिया क्या होती है वो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। पहले हमारे यहाँ क्या होता था, कॉलेजियम सिस्टम होता था, जो न्यायाधीशों के द्वारा ही न्यायाधीश चुन लिए जाते थे, ठीक है। और 65 वर्ष की आयु के लिए चुने जाते थे। 62 वर्ष एससी के लिए होते हैं, हाई कोर्ट के लिए जज के मामले में पद पर बने रह सकते हैं। तो 65 एससी 65 वर्ष की आयु एचसी जज के मामले में, और 62 वर्ष की एचसी, एससी एंड एचसी दोनों चीजें याद रखिएगा। क्वालिफिकेशन क्या है, मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। एससी एंड एससी जज 5 ईयर ऑफ एडवोकेट एंड एससी 10 ईयर ऑफ इमिटेड ज्युडिशरी, अर्थात जो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जज के मामले में 5 साल के लिए या 10 साल के लिए एससी में वकील होना चाहिए, मतलब एक्सपीरियंस होना चाहिए। एससी के मामले में 10 साल के लिए एक न्यायिक कार्यालय या 10 वर्ष के लिए एससी में वकालत की हो। अर्थात सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के लिए क्या होना चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनेगा वो हाई कोर्ट में कम से कम 5 साल या 10 साल का वकील होना चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और हाई कोर्ट में 10 साल के लिए न्यायिक कार्यालय या 10 साल के लिए एससी में वकालत की हो। ओके, ये चीज याद रखना है। रिमूवल अर्थात पद से हटाना, न्यायाधीशों को संसद के अभिभाषण के बाद राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। ओके, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्या है, नियुक्ति का तरीका है, कार्यकाल की सुरक्षा है, निश्चित सेवा शर्त है, भारत की संचित निधि पर व्यय में परिवर्तन भी कर सकता है, न्यायाधीशों के आचरण एवं चर्चा नहीं की जा सकती है, मतलब न्यायाधीशों का जो भी आचरण एवं जो भी उनकी जैसी भी प्रक्रिया हो, जैसे भी डिसीजन हो, उन पर चर्चा नहीं कर सकती है संसद में कोई भी गवर्नमेंट। ओके, अपना स्टाफ नियुक्त करने की स्वतंत्रता है, क्षेत्राधिकार को कम नहीं किया जा सकता है, जो भी उनका क्षेत्र वो कम नहीं कर सकते। ओके, उनकी निश्चित सेवा कार्यकाल की सुरक्षा 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक। ओके, ये चीज याद रखिए। अब जुडिशरी पावर ऑफ एससी, सुप्रीम कोर्ट की जो शक्तियां हैं उन्हें हम लोग देख लेते हैं, और उनके अधिकार क्षेत्र क्या है उनको भी हम लोग यहाँ देख लेते हैं। तो मूल क्षेत्राधिकार अर्थात केंद्र एवं राज्यों एवं 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद उत्पन्न होता है तो इसे हम लोग किसमें रखते हैं, अपीलेट जुडिशरी। ओके, मतलब ओरिजिनल जुडिशरी जुरिडिक्शंस। ओके, और रेट जुरिडिक्शन अनुच्छेद 32, अपील क्षेत्राधिकार, संवैधानिक मामले में से अपील, सिविल मामलों से अपील, है ना, आपराधिक मामलों में अपील, विशेष अवकाश द्वारा अपील, ये सारी चीजें हम लोग याद रखेंगे कि किन किन क्षेत्रों में इन्हें क्षेत्राधिकार हैं, उनको आप लोग याद रख लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी अर्थात सलाहकार भी क्षेत्र है इसका, जो आर्टिकल 143 राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कानूनी संदर्भों एवं अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति के लिए अपने निर्णय रिकॉर्ड करें। न्यायिक समीक्षा की शक्ति है जो हम लोगों ने यूएसए से ली है। ओके, तो अब कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी कहा जाता है भारत के न्यायालय को,
क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो भी निर्णय लेता है वो एक अपने पास रखा रहता है। उन्हीं के अनुसार सब निर्णय, और उनकी अवमानना जो भी करता है तो उन्हें दंड भी दिया जाता है। ओके, आगे आता है अदर पावर, अन्य शक्तियां क्या है? वह है राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव में विवादों का फैसला जो होता है वो सीधा न्यायालय ही जाता है, ना कि चुनाव आयोग के पास जाता है। ओके, यूपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्यों के आचरण एवं व्यवहार के बारे में पूछताछ भी कर सकता है। वह अपने स्वयं के निर्णय की समीक्षा करने की शक्ति रखता है। जो भी निर्णय लिया है तो वो जुडिशियल रिव्यू, है ना, जुडिशियल एक्टिविज्म, ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे यहाँ। अगला है उच्च न्यायालय के पास लंबित मामलों को वापस ले सकता है। इसे स्वयं या अन्य न्यायालयों को स्थानांतरित भी कर सकता है। जो हाई कोर्ट है उनके मामले जो भी लंबित पड़े हैं उनको भी ले सकता है सुप्रीम कोर्ट, और नहीं तो अन्य न्यायालय को भी ट्रांसफर कर सकता है। ओके, इसके फैसले पूरे देश के लिए बाध्यकारी हैं। जो भी फैसला लिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट का वो पूरे देश के लिए बाध्यकारी होता है। ओके, यहाँ तक क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अधिकार क्षेत्र और एससी की शक्तियां, हाई कोर्ट की शक्तियां एवं उनका जुरिडिक्शन पावर देख लेते हैं थोड़ा। मूल न्यायाधिकार, रेट क्षेत्राधिकार, अपील, पर्यवेक्षी मतलब एक सर्वे कर सके, सुपरवाइजरी, अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, रिकॉर्ड की एक अदालत, न्यायिक समीक्षा, ये सारी चीजें इसमें होंगी। ओके, यहाँ तक क्लियर सभी को? न्यायालय करता है सुप्रीम कोर्ट। ओके, रेट क्या होता है ना बिल्कुल? चलिए, किसे किसे पता है रेट क्या होता है? बताइए, किसी को पता है रेट? किसी को भी नहीं है पता? कोमल आई है क्लास में? ओके सोनिया, 5 रेट होती है, कौन कौन सी होती है, कितने प्रकार की होती है? ओके गुड्डू, रोहित, कौन कौन सी होती है बताइए? किसी को नहीं है पता? अभी मैंने बताई है रेट, है ना, तब भी नहीं है पता? मतलब आप लोग इतने आलसी हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं? जल्दी बताइए, कोमल है क्लास में कि नहीं है? कोमल नहीं है। गुलनाज, वो भी नहीं होगी। साबा हुसैन, बताइए कौन कौन सी होती है भाई फिट, अगर पता है आपको?
चलिए, साक्षी का आया आंसर। निर्मला, ओके, वेरी गुड। मैंने आपको पिछली बार बताया था नेट के बारे में, बताया था कि नहीं बताया था? याद रखिएगा, है ना? ओके, याद रखिएगा इन सबको, ये रेट क्या होती है। ओके, चल, अब यहाँ कुछ चीजें याद रख लीजिएगा कि उच्चतम न्यायालय का गठन हो गया, उच्चतम न्यायालय की पीठ हो गई, है ना? उच्चतम न्यायालय की योग्यताएं हो गई, कैसे क्या होना चाहिए, ये मैंने शॉर्ट पॉइंट में आपको बता दिया है। अब आपके पास जो भी बुक हो उससे आपको अगर डीप में पढ़ना है तो उससे पढ़ लीजिएगा, नहीं तो आवश्यकता बस इन्हीं की है, इन्हीं को पॉइंट को बार बार देखिएगा और याद रखिएगा। अब जब हम लोग रिवीजन करेंगे तब और चीजें उसमें देखेंगे। ओके, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? हाँ, किनका? विपिन, आपका। रिट वो होती हैं जैसे कोई व्यक्ति बंदी प्रत्याशीकरण अर्थात सशरीर प्रस्तुत होना, एक मतलब एक आदेश होता है उच्च न्यायालय का कि व्यक्ति को जब बंदी बनाया है तो 24 घंटे के अंदर उसे कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाए कि उसने क्या गलती की और क्या सजा होनी चाहिए। ये नहीं कि 2-3 दिन उसे जेल में रखा और वो न्याय के लिए भटक ही रहा है, तो 24 घंटे के अंदर उसे कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। ऐसे ही न्यायालय आदेश देता है ना? कि भाई किसका अधिकार क्या हो, है ना? कोई किसी के अधिकार पर रहकर कोई काम करे, ऐसी चीजें वो बताते हैं सब कुछ। ओके, तो इनके बारे में जब हम लोग ने पिछली क्लास पढ़ी थी उसमें हमने आपको बताया है शॉर्ट में, और जब भी हमें टाइम मिलेगा तो हम एक आपको डीप में और बता देंगे। ओके, पहले ये पूरा यूनिट समाप्त हो जाए, उसके बाद फिर हमारे 2 यूनिट, 2 नहीं 3 बचेंगे, 8, 9, 10, तो ये भी जल्दी समाप्त हो जाएंगे इसी महीने में, और हो सकता है इसी महीने से हम लोग रिवीजन भी स्टार्ट कर देंगे। ओके, चलिए, नहीं तो अब शॉर्ट वीडियोस बनाएंगे तो उसी में आपको हम बता देंगे और इसका लिंक हम ग्रुप में भेज दिया करेंगे। ओके, चलिए, आई होप अब आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा क्या। हम्म, हम्म, कार्यकारिणी हो गया आपका, है ना? इलेक्शन कमीशन और देखना, बस 3-4 क्लास और होंगी इसमें, है ना? अब इलेक्शन कमीशन से आप लोग क्या समझते हैं? चलिए बाय। भारतीय या भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। विपिन जल्दी ही जल्दी करवा रहे हैं, 1-1.5 घंटे में 2-2 टॉपिक जा रहे हैं, है ना? 2-2, 3-3, ये तीसरा टॉपिक है आज। और अभी कितना हुआ? 38 मिनट हुआ हम लोगों को बैठे, ज़्यादा तो हुआ नहीं। चलिए, इलेक्शन कमीशन से क्या समझते हैं आप लोग? बताइए, इलेक्शन कमीशन से क्या समझते हैं? कुछ भी नहीं समझते हैं, कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं समझते हैं, है ना?
अच्छा, हमें कोई बताएगा पहला इलेक्शन कमीशन कब बना था? क्योंकि ये चुनाव करवाता है। पहला इलेक्शन कमीशन कब बना था और कितने सदस्य का था? ओके, आर्टिकल 324 में। ठीक है, पहला कब बना था और कितने सदस्यों का ये आयोग था? नहीं है पता। ओके, कोई बात नहीं। 1950। वेरी गुड गुड्डू, वेरी गुड पंकज। कितने सदस्य? ओके, वेरी गुड पंकज। मतलब इसका मतलब आपका पिछला पढ़ा हुआ है ना। चलिए, तो पहला जो आयोग बना था 1950 में, एक सदस्य था, एक सदस्य का ओनली। इसमें एक सदस्यीय आयोग था और इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त था, बस, और कोई नहीं था। दूसरा, 1989 में क्या होता है, फिर से एक सदस्यीय, मतलब 1989 में अब इसमें कहा कह दिया जाता है कि भाई थोड़ा इलेक्शन कमीशन पर लोड पड़ रहा है तो इसे 2 सदस्यीय कर दीजिए। तो 1989 में 2 सदस्यीय बनता है। लेकिन फिर से 1990 में 1 सदस्यीय कर दिया जाता है। ओनली 1 मेंबर रहेगा मुख्य चुनाव में। 1990 के बाद आता है 1993, 1993। इसमें 3 सदस्य अर्थात 3 मेंबर होंगे और ये फाइनल था। इसमें इसके बाद आता है प्रथम जो मुख्य निर्वाचक आयुक्त थे, वो कौन थे? सुकुमार सेन। नाम याद रख लीजिएगा। प्रमुख पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो थे सुकुमार सेन। ओके, और यहाँ तक आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इलेक्शन कमीशन किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, तो ये सारी चीजें हमको याद रखनी है। अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग के कर्तव्यों, शक्तियों, जिम्मेदारियों और संरचना के बारे में बात करता है। कर्तव्य क्या है? स्वतंत्र और निष्पक्ष पर्यावरण पर्यवेक्षण अर्थात सर्वे या निरीक्षण करना, निर्देशन आचरण करना, संसद, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव कराना, ये सब चीजें हैं। अब यहाँ एक चीज याद रख लीजिएगा, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के जो भी चुनाव होंगे वो निर्वाचन आयोग तो कराएगा लेकिन इनके चुनाव में कोई भी डिस्प्यूट आएगा वो कौन देखेगा? न्यायपालिका देखेगी, वो चुनाव आयोग के पास नहीं जाएगा। ओके, कंपोजिशन अर्थात संगठन संगठन 2 चुनाव आयुक्त 1993 के बाद नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगा और एससी के न्यायाधीश के समकक्ष शक्तियां एवं वेतन भत्ते होते हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट के। अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते समय चीफ जस्टिस नहीं, इलेक्शन कमीशन अर्थात सीईसी की सलाह ली जाती है। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्षीय आयु तक होता है, जो भी जल्दी हो। अगर 6 वर्ष के लिए आपको अपॉइंट किया गया है और 6 वर्ष के अंदर अगर आपकी 65 आयु हो जाती है 5वें वर्ष, तो आपको हटा दिया जाएगा, या फिर जो भी पहले हो जाए, चाहे 6 वर्ष चाहे 65 वर्ष। ओके, चुनाव आयोग देता है भाई। वे इस्तीफा भी दे सकते हैं, उन्हें पद से भी हटाया जा सकता है। मुख्य जो निर्वाचक आयुक्त होते हैं उनको हटा भी दिया जा सकता है और इस्तीफा भी वे दे सकते हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, मतदान अधिकारी पर्यवेक्षणों के बाद उपचुनाव आयुक्त द्वारा सलाह प्रदान की जाती है इस आयोग में। ओके, कार्यालय की स्वतंत्रता को बनाए रखता है अर्थात कार्यकाल की सुरक्षा होती है, इसमें निश्चित सेवा शर्तें होती हैं, भारत की संचित निधि पर ये इसके व्यय होते हैं और आचरण की चर्चा नहीं की जा सकती है। मतलब इसका जो भी आचरण होगा
कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर सकती है। ओनली क्या कर सकती है? न्यायपालिका। ओके, कि पता चला भाई किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, ठीक है, वहां संवैधानिक तंत्र की विफलता हो गई और सरकार कह रही चुनाव किए जा सकते हैं। अगर निर्वाचन आयोग ने मना कर दिया कि चुनाव नहीं किए जा सकते तो नहीं किए जा सकते, फिर उसमें ना तो जुडिशरी कुछ कर पाएगी, ना ही कोई गवर्नमेंट। ओके, कि केंद्र में भी गवर्नमेंट है वो कुछ कर ले, जो निर्वाचन आयोग का फैसला होगा वही अंत होगा। ओके, तो इलेक्शन कमीशन कमिश्नर की सलाह के बिना चुन आयुक्तों को नहीं हटाया जा सकता है। ओके, अब आते हैं इनकी पावर एंड फंक्शंस, इनकी शक्तियां एवं कार्य। चुनाव आयोग प्रशासनिक, सलाहकार एवं अर्ध न्यायिक कार्य भी करता है। क्वासी जुडिशियल फंक्शन। अर्ध न्यायिक मतलब चुनाव से संबंधित जो भी मुद्दे हैं वो देखता है वो स्वयं, न्यायालय नहीं देखता है। सिर्फ राष्ट्रपति और राष्ट्रपति से संबंधित जो भी होंगे वो जुडिशरी देखेंगे। सुकुमार सेन पहले मुख्य निर्वाचक आयुक्त थे। ओके, याद रखिएगा, है ना साक्षी। अब मुख्य लक्ष्य क्या है? भारत में स्वतंत्र एवं स्वतंत्र चुनावों की निगरानी, निर्देशन, नियंत्रण और संचालन, मतदाता सूची तैयार करना, समय समय पर संशोधित करना एवं सभी पात्र मतदाताओं को पंजीकृत करना। परिसीमन आयोग अधिनियम के अनुसार क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को ठीक करना, मतलब जो भी पॉपुलेशन बढ़ती है तो परिसीमन होता है कि किस कहीं ज़्यादा तो नहीं करने हैं, है ना। जो मतदान केंद्र बनते हैं आपके, उनको बढ़ाना या घटाना वो पॉपुलेशन के अनुसार होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। परिसीमन आयोग अधिनियम के अनुसार क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को ठीक करना, चुनाव की तारीख, कार्यक्रम के संबंध में अधिसूचना प्रकाशित करना, जारी करना कि भाई कब चुनाव है और कब वोटिंग होगी, कब रिजल्ट आएंगे, ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं। चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों का नामांकन की जांच एवं प्रबंधन करना, आचरण के मॉडल पर कड़ाई से पालन करना, सुनिश्चित करना कि भाई पालन कैसे हो रहा है। ओके, यस, चुनाव चिन्ह प्रदान करना विपिन। ओके, यहाँ तक क्लियर सभी को? किसी का कोई डाउट तो नहीं है? ओके, वेरी। अगला आता है राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त करने एवं चुनाव चिन्हों के आवंटन से संबंधित विवादों को निपटाने के लिए भी न्यायालय के रूप में कार्य करता है। हमने आपको बताया था क्वासी ज्यूरिडिक्शन अर्थात अर्ध न्यायिक प्रक्रिया भी है। मतलब जो राजनीतिक दलों को मान्यता देगा और चुनाव चिन्ह भी देगा, उनसे संबंधित जो भी विवाद होंगे वो चुनाव आयोग ही देखेगा, ना कि न्यायालय। यस, चुनाव रद्द कर दिए जाते हैं। संसद सदस्यों को संसद सदस्यों और विधायकों की अयोग्यता से संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति और राज्यपालों को सलाह देना, ये सारी चीजें हैं उसमें। ओके, निर्मला अभी पंचायती राज नहीं पढ़ा दिया, कल होगा पंचायती राज। ओके, धांधली, बूथ कैप्चरिंग, हिंसा, अन्य अनियमितताएं स्थिति, ये सारी स्थितियों में मतलब हिंसा होने पर, है ना, तब क्या करते हैं? चुनाव रद्द कर देते हैं। ओके, राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों में निश्चित करते हैं कि भाई चुनाव होने या करा सकते हैं या नहीं, ये सारी चीजें। चुनाव के उद्देश्य से राजनीतिक दलों को पंजीकृत करना और उन्हें चुनाव चिन्ह प्रदान करने के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय एवं राज्य दलों का दर्जा देना, है ना। ये चीजें आपको याद रखनी है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम?
यस निर्मला, ये स्वतंत्र निकाय है। ओके, चल अब इलेक्शन प्रोसेस एंड रिफॉर्म्स, ये भी हम लोग देख लेते हैं थोड़ा। तो आज इलेक्शन कमीशन पूरा समाप्त हो जाएगा। यूनिवर्सल बेस्ट मताधिकार अर्थात एडल्ट फ्रेंचाइजीज, जो आप समझते ही हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, 1951 एवं परिसीमन आयोगों का निर्माण, हाईकोर्ट में दाखिल होने वाली चुनाव याचिकाएं, चुनाव न्यायाधिकरण का निर्माण, ये सारी चीजें इन्होंने कराई। चुनावी मशीनरी क्या है? इलेक्शन मशीनरी अर्थात भारतीय चुनाव आयोग होगा, मुख्य निर्वाचन अधिकारी होंगे, जिला निर्वाचन अधिकारी होंगे, रिटर्निंग ऑफिसर होंगे, निर्वाचक अधिकारी होंगे, पीठासीन अधिकारी, पर्यवेक्षक, ये सारे अपने अपने काम करते हैं। ओके, तो यहाँ हमने आपको ग्रुप में वो भेजी थी आपको लिस्ट भेजी हुई थी मैंने कि कौन सी पार्टियां राज्य स्तर पर हैं और कौन सी पार्टियां आपकी केंद्र स्तर पर हैं। ओके, तो वो आपको याद करनी है। इलेक्शन प्रोसेस क्या है? सामान्य परिस्थितियों में 5 साल बाद चुनाव है और लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के चुनाव फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम प्रणाली से होते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया था। जबकि राज्यसभा और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव एकल संक्रमण मत अर्थात ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से होता है। ओके, 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए चुनाव में। और चुनाव के लिए अधिसूचना के बाद तिथियां भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी की जाती हैं। आदर्श आचार संहिता लागू करता है। नामांकन पत्रों को भरवाना एवं उनकी जांच करना होता है। चुनाव प्रचार के लिए 2 सप्ताह मतदान शुरू होने से 48 घंटे पहले तक मौन काल का अर्थात आचार संहिता लागू होती है। और कब तक होती है? जब तक परिणाम ना आ जाए, है ना। चुनाव होने शुरू होने से 48 घंटे के पहले आपका प्रचार प्रसार बंद कर दिया जाता है। ओके, अलग अलग मतदान तिथियां होती हैं, परिणाम घोषित किए जाते हैं एवं चुनाव प्रक्रिया पूरी की जाती है ना। अब चुनाव कानून क्या है, इसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। इलेक्शन लॉ, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, तो 1950 में प्रावधान किया गया था। निर्वाचन क्षेत्रों में परिसीमन के प्रावधान के बारे में बात करता है। लोकसभा, विधानसभाओं एवं विधान परिषदों में सीट आवंटन का प्रावधान किया गया है। मतदाता सूची तैयार करना, सीटों के भरने के तरीके की प्रक्रिया प्रदान करना, मतदाताओं की योग्यता एवं दिशा निर्देश निर्धारित करना। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, ये सारे अधिकारी नियुक्त करने की उपलब्धियां हैं इन्हें। मतलब जो कानून आए थे आपके, कि भाई इन कानूनों के अनुसार ही चुनाव आयोग का वो किया गया था स्थापना। और चुनाव कानून जो थे, कैसे क्या होगा, कैसे परिसीमन होगा, इसके बारे में ये बात करते हैं। तो इनकी आवश्यकता ज़्यादा है नहीं, फिलहाल याद कर लेना, है ना। ऐसे ही आरपीए सेकंड आता है और उसमें 1951 में इसके भी मुख्य प्रावधान थे कि चुनाव एवं उपचुनाव के वास्तविक संचालन नियंत्रित करना, चुनाव कराने के लिए प्रशासनिक तंत्र प्रदान करना, चुनाव राजनीतिक दलों के पंजीकरण से संबंधित दलों की सदस्यता के लिए योग्यताएं और अयोग्यताओं की निर्दिष्ट करना, भ्रष्ट प्रथाओं एवं अन्य अपराधों को रोकने के प्रावधान प्रदान करना। यह चुनावों से उत्पन्न होने वाले संदेहों और विवादों को निपटाने की प्रक्रिया निर्धारित भी करता है ना। ये चीजें आपको याद रखनी है। परिसीमन आयोग क्या है होता है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। कब कब गठित किया गया है, इसको भी याद करना है ना। हाँ, परिसीमन आयोग एक सिंपल भाषा में ये समझ लीजिएगा, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है वैसे वैसे परिसीमन भी करना होता है। जैसे आपने अभी नगर पालिका देखा होगा, नगर पालिका बढ़ती है ना, म्युनिसिपैलिटी बढ़ती है तो वहाँ परिसीमन आयोग होता है। हर 10 साल में आपकी जनसंख्या की काउंटिंग होती है। इस बार नहीं हो पाई तो परिसीमन भी नहीं हो पाया है कि कहाँ कितनी जनसंख्या बढ़ी और कितने लोग आए। तो जैसे हमारे यहाँ परिसीमन नहीं हुआ है अभी, जहाँ हमारा मकान बना हुआ है तो वहाँ परिसीमन नहीं हुआ है। अभी जो चुनाव हुए थे बस ऐसे ही हो गया था सब कुछ। परिसीमन में क्या होता है, फिर एक नक्शा भी
मैप भी ड्रॉ किया जाता है जिसमें कि बताया जाता है कि यहाँ-यहाँ नए लोग आए हैं, यहाँ-यहाँ मकान बने हुए हैं, ठीक है? वहाँ फिर वो क्षेत्र बाँट दिए जाते हैं कि इसमें ये कौन-सा मोहल्ला लगेगा, ये सारी चीज़ें रहती हैं उसमें। ओके? यहाँ तक क्लियर सभी को? ये भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा, है ना? अब चुनाव सुधार से संबंधित समितियाँ भी बनाई गई हैं, तो उनको भी आपको पढ़ना है और ये समितियाँ बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ओके? जैसे कि चुनाव कानूनों से में संशोधन पर संयुक्त संसदीय समिति 1971 से 72, तारकुंडे समिति का गठन जयप्रकाश नारायण ने किया अपने संपूर्ण क्रांति आंदोलन के दौरान 1974 में। इस गैर सरकारी समिति ने 1975 में अपनी रिपोर्ट दी और चुनाव सुधार के लिए दिनेश गोस्वामी समिति 1990, बोहरा कमेटी 1993, भारत के निर्वाचन आयोग की सिफारिशें 1998, गुप्ता इंद्रजीत गुप्ता कमेटी 1998, ये सारी कमेटियाँ याद रखना है। ऐसे ही ये बहुत सारी कमेटियाँ हैं, यहाँ याद रख लीजिएगा। ठीक, पूछ लेते हैं, मैच द फॉलोइंग दे देंगे कि कौन सी कमेटी किससे संबंधित है, बस एक तरफ कमेटी और एक तरफ संबंध किससे है, और कंफ्यूज कर देंगे कि बोहरा कमेटी ग्राम पंचायत से संबंधित है या चुनाव आयोग से या चुनाव सुधार से, तो आपको आंसर देना होगा। ओके, चलिए 1974 है, 1975 में ये अपनी रिपोर्ट देती है तारकुंडे समिति। ओके, एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा विपिन। टोटल 14 कमेटी है, इनको आप लोग याद रखिएगा। अब आता है एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल विरोधी कानून। चलिए गुड्डू, यही तो भैया एग्जाम निकालने की टेक्निक है कि याद करना है। देखिए मैंने आपको सिंपल तरीका बताया था कि स्टडी टेबल है, उसके सामने आप पेस्ट कर लीजिएगा, चीजें याद हो जाएंगी आपको, है ना? एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है इसके बारे में आपको बता रहे हैं। चलिए एंटी डिफेक्शन लॉ से आप लोग क्या समझते हैं बताइए। एंटी डिफेक्शन लॉ से आप लोग क्या समझते हैं? दल बदल विरोधी कानून होता है इसमें। हायर एजुकेशन में निर्मला वो होगी, वो शिक्षा से संबंधित होगी, है ना? यस यस गुड्डू, वेरी गुड निर्मला। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया कि दल बदल क्या होता है। एक मेंबर दूसरी पार्टी में जाता है छोड़कर, उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लगता है, दल विरोधी कानून। तो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 1985 में एक दल से दूसरे दल में या दल बदल के आधार पर सांसदों एवं विधायकों की अयोग्यता का प्रावधान किया गया है। इसी उद्देश्य से संविधान में 10वीं अनुसूची भी जोड़ी गई है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ से जो संबंधित है वो 10वीं अनुसूची है। एक चीज याद रख लीजिएगा, दल बदल के आधार पर एक सांसद और विधायक की अयोग्यता के निर्णय या निर्णायक प्राधिकरण संबंधी सदन के पीठासीन अधिकारी होते हैं। मतलब ये सांसद या विधायक को अयोग्य घोषित कर सकते हैं। ओके, किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित सदन का सदस्य होने के लिए अयोग्य हो जाता है और यदि वह स्वेच्छा से ऐसे राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ता है या यदि वह ऐसे सदन में अपने राजनीतिक दल द्वारा जारी किए गए किसी निर्देश के विपरीत ऐसी पार्टी को पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना मतदान करता है, तो यह मतदान से दूर रहता है और 15 दिन के भीतर इस तरह की कृत्य को पार्टी को द्वारा माफी
माफ नहीं किया गया है। कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी सांसद या विधायक अपनी पार्टी छोड़कर जाता है या फिर संसद में अपनी पार्टी के खिलाफ मतदान करता है, तो ऐसे में उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। ये कानून इसीलिए बनाया गया है। और एक सदन का एक स्वतंत्र सदस्य अर्थात किसी भी राजनीतिक दल द्वारा उम्मीदवार के रूप में चुने बिना सदन के सदस्य बने रहने के लिए अयोग्य हो जाता है। कि भाई अगर हमने मान के चलिए ये निर्विरोध भी चुनाव जीता है, मतलब बिना दल के चुनाव भी जीता है, तो हमें कुछ समय बाद एक पार्टी में शामिल होना पड़ेगा। हम किसी भी पार्टी में कहें कि हम किसी भी पार्टी में शामिल ना हों और हम अपनी जो भी कार्य हम वो करते रहें, तो ऐसा नहीं है संभव। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, यही कानून है कि भाई आप हमारी पार्टी में रहेंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, एंटी डिफेक्शन लॉ वहाँ काम नहीं करता है जहाँ 1/3 लोग एक साथ आकर अपनी अलग पार्टी बना लें या दूसरी पार्टी में चले जाएँ, तब ऐसा नहीं होता है। ओके? तो किसी सदन का मनोनीत सदन का सदस्य होने के लिए अयोग्य हो जाता है यदि वह सदन में अपनी सीट ग्रहण करने की तारीख से 6 महीने की समाप्ति के बाद किसी भी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति है जिसे मनोनीत किया गया है, तो उसे किसी न किसी पार्टी में शामिल होना पड़ेगा, जो तारीख उसे दी गई है। अगर वो 6 महीने की समाप्ति के बाद किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल हो जाता है, तो नहीं होगा ऐसा। इसका अर्थ है कि वह 6 महीने के भीतर किसी राजनीतिक दल में शामिल हो सकता है और सदन में अपनी सीट ले सकता है। मतलब 6 महीने के अंदर आप किसी दल में शामिल हो जाएँगे, तो आप सदन के सदस्य कहलाएँगे, नहीं होते हैं, तो आप सदस्य नहीं कहलाएँगे। ओके? यह सदस्यता रद्द कर दी जाती है। दो मामलों में दल बदल के आधार पर अयोग्यता से छूट है। क्या छूट है? किन किन मामलों में? यदि कोई सदस्य किसी अन्य पार्टी के साथ पार्टी में विलय के परिणाम स्वरूप अपनी पार्टी से बाहर हो जाता है, और एक विलय तब होता है जब पार्टी के 2/3 सदस्य ऐसे विलय, सॉरी 1/3 नहीं है, 2/3 है। तो 2/3, 2/3 मतलब जब किसी पार्टी में मिल जाते हैं, तब ऐसे में किसी भी व्यक्ति के ऊपर, किसी भी सदस्य के ऊपर क्या नहीं होता है, एंटी डिफेक्शन लॉ काम नहीं करता है। मतलब जैसे मान लीजिएगा बीजेपी है और कांग्रेस है, कांग्रेस के 2/3 सदस्य बीजेपी में आ जाते हैं, तो इन सारे सदस्यों के ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ काम नहीं करता है। ओके? ये चीज याद रखिएगा। अब आती है बात दूसरा, यदि कोई सदस्य सदन के पीठासीन अधिकारी के रूप में चुने जाने के बाद स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है या उस पद पर रहने के बाद उसमें शामिल हो जाता है। मतलब जब कोई व्यक्ति चुनाव आयोग में पीठासीन अधिकारी चुन लिया जाता है ना, या फिर कोई अधिकारी चुन लिया जाता है, तो वह स्वेच्छा से अपनी पार्टी की वो सदस्यता छोड़ देता है, और जब वो पीठासीन मतलब मुक्त हो जाता है, वह अपनी पार्टी में बांट सकता है। तो ऐसी स्थिति में उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ काम नहीं करता। ओके? लेकिन यह कि विधायक दल के 1/3 सदस्यों द्वारा विभाजन के मामले में अयोग्यता से छूट से संबंधित 10वीं अनुसूची के प्रावधान को 2003 में वन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा हटा दिया गया था। ओके? याद रखिएगा। अब इलेक्टोरल रिफॉर्म कब हुए, कैसे-कैसे हुए, ये सारी चीज़ें, चुनाव सुधार, मतलब मतदान की आयु कम करना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध, हथियारों का निषेध, शराब की बिक्री पर रोक, बूथ कैप्चरिंग, राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम 1971 पर अपमान करने के लिए अयोग्यता, चुनावी खर्च की सीमा, पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान, नोटा का परिचय, बीवी वीवीपीएटी, है ना? और चुनावी चंदे में पारदर्शिता अर्थात चुनावी बॉन्ड कब-कब क्या-क्या आया उसके बारे में ये दिया गया है। ओके? यहाँ तक क्लियर सभी को? अब किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट हो तो पूछ सकता है।
नोटा क्या है? आपने वोट दिया है सोनिया कभी? नोटा क्या है, दल बदल क्या है? सोनिया वोट दिया है आपने? तो नोटा आपको सबसे लास्ट में मिलता है मशीन में, जो भी आपने देखी होगी वहां सबसे लास्ट में नोटा मिलता है। उसमें क्या होता है कि आप नोटा इसलिए दे रहे हैं कि जिससे कि आपके मतलब ये मान लीजिएगा कि भाई कोई भी जितने भी प्रतिनिधि खड़े हैं, जितने भी सदस्य खड़े हैं, उनमें से हमें एक भी पसंद नहीं है, उसके लिए दिया जाता है नन ऑफ द एबव। ओके, जिसमें से हमें किसी भी पार्टी का कोई भी सदस्य पसंद नहीं है, ये हमारे मतलब के सदस्य नहीं है। ओके, यस, जब हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं देते हैं। ओके सोनिया, चलिए अब कौन आता है? साक्षी। दल बदल क्या है? दल बदल अभी तक नहीं आया समझ में आपको? जैसे बीजेपी है और कांग्रेस है, अगर कांग्रेस का एक सदस्य बीजेपी में आता है तो उसने दल बदल किया है, मतलब अपने दल को छोड़कर दूसरे दल में चला गया, इसे हम लोग दल बदल कहते हैं। ओके, चलिए अब किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट? हाँ, जल्दी से जल्दी कराएंगे विपिन, पहले सिलेबस हो जाए उसके बाद। ओके, चलो, थैंक यू फॉर टुडे सेशन वॉच एंड मोस्ट वेलकम। मिलते हैं हम लोग कल। ओके, मैंने सारे नोट्स अपलोड कर दिए हैं तो उनको पढ़ते रहिएगा।